नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इकोनॉमिक्स की घटना चक्र का तीसरे अध्याय को देखा जाएगा। और ये घटना चक्र का जो तीसरा अध्याय, इसका नाम आपका सतत विकास है। और जो सतत विकास है, ये आपके सतत विकास जो है, ये आपके सामाजिक आर्थिक विकास की वो प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सैन्य शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। और हमने देखा कि सबसे पहले जो औद्योगिकरण की जो शुरुआत हुई थी, आपकी इंग्लैंड में हुई थी। और फिर अन्य देशों में भी इसकी शुरुआत हुई थी। और 1970 के दशक आते आते हमने जो औद्योगिकरण किया था, उसका हमें नकारात्मक असर देखने को मिला था, या यूं बोलें कि हम इसके जो हानिकारक जो प्रभाव थे, उससे हम अवगत हो गए थे, या इससे हमें परिचित हो गए थे। इसके बाद जब हम पर्यावरण पर जो हानिकारक प्रभाव देखने को मिले थे, जब हम इस चीज़ से परिचित हुए, तब हमने सतत विकास की बात करनी शुरू हो गई, या यूं बोले कि सतत विकास जैसे शब्दों का बोलबाला शुरू हो गया था। और जो सतत विकास शब्द है, इसकी जो अवधारणा की जो शुरुआत मानी जाती है, आपके 1962 में जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे रचेल कार्सन के द्वारा, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी। इस किताब का नाम आपका साइलेंट स्प्रिंग था। और इस किताब में आपके पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक पक्षों के बीच संबंधों का अध्ययन किया गया था। और इसलिए इसको मील का पत्थर साबित माना जाता है। यूं बोले कि सतत विकास के शब्द की अवधारणा सबसे पहले 1962 में आपके साइलेंट स्प्रिंग नामक किताब से आई थी। फिर 1968 में आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक पाल आर इरलिच ने भी ये किताब लिखी थी। और इनकी किताब का नाम आपका द पॉपुलेशन बम था। और इस किताब में भी इन्होंने प्रकाशित किया कि इन्होंने मानव जनसंख्या, संसाधन दोहन और पर्यावरण के बीच संबंधों को पर प्रकाश डाला था। जो सतत विकास का जो अर्थ और परिभाषा है, तो सतत विकास का मतलब होता है कि वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखना है। सतत विकास आपका एक तरह से स्थायी विकास है। और इसका स्थायी विकास का मतलब है कि आर्थिक विकास के साथ साथ आपके पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। और इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रखना है। सततशीलता शब्द को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सततशीलता का मतलब है कि एक ऐसी स्थिति से है जो हमेशा के लिए बनी रहे हैं। और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से हो जिसमें पर्यावरणीय असंतुलन न हो, और प्रकृति के उत्पादन क्षमता से अधिक शोषण ना हो। यानी सतत विकास एक इस तरह का विकास है जो हमारे पर्यावरण का संतुलन ना बिगाड़े, और जो हमारी जो प्रकृति या हमारे जो संसाधन है, उसका शोषण भी ना हो। इस तरह का विकास को हम सतत विकास कह सकते हैं। सतत विकास की अवधारणा आर्थिक विकास की नीतियों को पर्यावरण के अनुरूप बनाने पर जोर देती है। और इसका उद्देश्य आपके पर्यावरण के विरुद्ध चलने वाली विकास नीतियों में बदलाव लाना है। सतत विकास सबसे अच्छी परिभाषा आपके ब्रटलैंड आयोग या ब्रिटेन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ओवर कॉमन फ्यूचर में 1987 में दी थी। उसने इन्होंने ये परिभाषा दी थी कि सतत विकास एक ऐसा विकास कहा गया जो भविष्यों की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ति से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करें। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि विकास हमारी आज की जरूरतों को पूरा करे ही साथ आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी अनदेखा ना करें। तो ध्यान रखना, जो जो बटलैंड कमीशन आया था, ये आपके 1987 में आया था। और इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, ओवर कॉमन फ्यूचर। इसमें उन्होंने आपके सतत विकास की बात की गई थी। और सतत विकास का मतलब है कि वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखना। सतत विकास का अगर उद्देश्य उद्देश्य की बात करें, तो सतत विकास के कुछ दूरगामी और व्यापक उद्देश्य हैं जो आपके जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय बंधनों से मुक्त है। ये उद्देश्य शोषणकारी मानसिकता की जंजीरों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति हेतु ऐसा अधिकार पक्ष है जिन्होंने राष्ट्रों के जैव संपदा को नष्ट होने से बचाया है। संक्षेप में इसके उद्देश्य निम्न है। तो सतत विकास के जो उद्देश्य हैं, ये आपकी जो पृथ्वी की प्राकृतिक संसाधनों को दुरुपयोग होने से बचाना है। और ऐसी नई वैज्ञानिक तकनीक की खोज की है जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य कर सके। और विविधता की रक्षा करना, विकास की नीतियों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना या उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। और शासन की संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना और उन्हें अधिक लचीला और पारदर्शी जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना सतत विकास कह सकते हैं। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की योजना बनाना जो निर्धन देशों की आवश्यकताओं को समझकर बिना उसके पर्यावरण को नष्ट किए उनके विकास में मदद करें। अधिकांश लोग जीवन स्तर को समानता और तथा न्याय के अनुरूप बनाना है।
विश्व के सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ाना है, क्योंकि केवल शांति ही मानव के व्यापक हितों को सुनिश्चित करती है। सतत विकास एक मूल्य आधारित अवधारणा है जो परस्पर सहअस्तित्व तथा सभी के लिए समान जैसे आदर्शों की मांग करता है। यह एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है जो आपके सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा पर्यावरणीय घटकों में सामंजस्य पर आधारित है। तो ये आपका सतत विकास की अवधारणा थी, या यूं बोलें कि सतत विकास से संबंधित कुछ तथ्य थे, और इससे आगे हम जो इससे संबंधित क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास के लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है। तो जो नीति आयोग है, ये आपके जो सतत विकास के लक्ष्यों को जो कार्यान्वयन करने के लिए जो नोडल संस्था है, ये आपका नीति आयोग है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा, और नीति आयोग आपके योजना आयोग की जगह लाया गया था, इस वजह से सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कौन सी रैंक थी। तो सतत विकास जो 2023 में जो सतत विकास में जो भारत की जो रैंक थी, ये आपकी 112 थी, इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये आपको डाटा याद नहीं रखना, अभी जो 2024-25 में जो रिपोर्ट आई थी, उसमें देखना है कि 2024 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत की कौन सी रैंक थी, और इसमें 167 देशों में जो भारत की रैंक थी आपकी 109 थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पुराना डाटा याद नहीं रखना है। ये भी आपके 2016 का क्वेश्चन पूछा गया कि 2016 में सुस्थिर विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान था भारत का। तो 2016 में आपके जो सुस्थिर विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान था आपका 110वां स्थान था, इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये भी आपको याद नहीं रखना, आपको नया डाटा याद रखना जो 2025 का होगा। 2025 में आपके जो 61 देशों की सूची में जो भारत को जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में आपके 99वां स्थान दिया गया है। और पहले स्थान पर आपका फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर आपका स्वीडन है, तीसरे नंबर की जो रैंक है आपकी डेनमार्क है। और सतत विकास सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंक थी आपकी 109 थी। तो 2025 में तो हमारी सतत विकास सूचकांक में आपकी 99 रैंक है, और 2024 में जो रैंक थी आपकी 109 थी, ये ध्यान रखना। अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य 2017 में सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था। तो 2017 में भारत का जो स्थान था आपका 116 था। और आपको कौन सा याद रखना, तो आपको 2025 का ध्यान रखना, और क्योंकि 2025 में हमारा जो रैंक है ये आपकी 99 है। अगला सवाल कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को किस के कैटेगरी में रखा गया था। तो 2019 में जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट जारी की गई थी, इसमें सतत विकास लक्ष्य में जो उत्तर प्रदेश को जो रखा गया था, या आपका अच्छा प्रदर्शन या परफॉर्मर कैटेगरी में रखा गया था, इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। 2024 में जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स में आप देखें तो सबसे अच्छी जो रैंक है ये आपके उत्तराखंड और केरल की रैंक है। और केरल और उत्तराखंड को दोनों को ही पहली कैटेगरी में रखा गया है, या यूं बोलें कि इनकी जो रैंक है दोनों की 79 है, और ये पहले स्थान पर है, और इनको दोनों आपके फ्रंट रनर के कैटेगरी में शामिल किया गया था। और वहीं उत्तर प्रदेश का जो स्कोर है ये आपके 2018 से 2025 सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य है। अगला सवाल कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी से संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं था। तो ये भी आपके 2019-20-21 का पूछा गया था, और उस समय आपके गुजरात 5 राज्यों में शामिल नहीं था। गोवा भी शामिल था, आंध्र प्रदेश भी शामिल था, तमिलनाडु भी शामिल था, लेकिन गुजरात शामिल नहीं था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जुलाई 2024 में जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड में आपके जो शीर्ष स्कोर दिया गया है आपके उत्तराखंड और केरल को दिया गया है, और उत्तर प्रदेश को 67 रैंक दी गई है, और बिहार को सबसे सबसे कम स्कोर दिया गया है 57, और बिहार सबसे नीचे है, या निचले पायदान पर है। तो ध्यान रखना 2024 में आपके इंडिया इंडेक्स में केरल और उत्तराखंड की पहला स्थान है। अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था। तो 2019 में आपके जो सतत विकास लक्ष्य में जो पहले स्थान पर था, यह आपका केरल था, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।
और 2024-25 में जो पहली रैंक में रखा गया है आपको उत्तराखंड और केरल को रखा गया, और इनका स्कोर आपके 79 है, जबकि सबसे कम स्कोर आपका बिहार का है। अगला सवाल कह रहा है कि ये भी आपके नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार किस राज्य को एसडीजी इंडिया स्कोर में सबसे अधिक दिया गया था? तो ये आपके 2023-24 में जो सबसे अच्छा स्कोर दिया गया था, ये आपको उत्तराखंड और केरल को दिया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार केरल और उत्तराखंड दोनों को संयुक्त रूप से सर्वाधिक एसडीजी स्कोर दिया गया है, और इसके बाद तमिलनाडु को 78 अंक के साथ, और गोवा और हिमाचल प्रदेश को 77 अंक के साथ प्रदर्शित किया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं था? तो ये सवाल पहले आ गया था, तो ये आपका इसका आंसर गुजरात था। बस आपको ये देखना कि एस डी जी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2023-24 में जो पहली रैंक दी गई है, ये आपको उत्तराखंड और केरल को दी गई है, और इनका स्कोर आपका 79 है। कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है, जो प्रत्येक संदारणीय विकास के लक्ष्यों की ओर होने वाली प्रगति का संकलित करता है, और राज्यों को प्राप्तकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इसमें इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? तो इसमें स्टार बना हुआ है, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया गया कि ये किस साल की नीति आयोग के द्वारा जो ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, ये किस साल की बात की जा रही है, इसलिए ये इसमें स्टार बना हुआ है, क्योंकि हमें ये नहीं बता सकता कि किस साल का ये डाटा बताया गया है, इसमें वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसमें स्टार बना हुआ है। अगला सवाल कह रहा है कि नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों को में राज्यों के प्रदर्शन को विभिन्न श्रेणियों में कैसे परिभाषित किया गया है? तो किसी राज्य का अगर स्कोर अगर 0 से 49 के बीच है, तो उसको आपके आकांक्षी कैटेगरी में रखा जाएगा, और 50 और 64 के बीच अगर इसको स्कोर है, तो उसको आपके प्रदर्शक कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर 65 से 99 तक स्कोर है, तो इसको अग्रणी की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर 100 से अधिक स्कोर है या 100 पार है, तो उसको आपके अचीवर की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये जो सतत विकास लक्ष्य है, ये इसको अलग अलग तरीके से इसको बांटा गया है: आकांक्षी, प्रदर्शक, अग्रणी और अचीवर। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। नीति आयोग नीति आयोग की एसडीजी इंडेक्स के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों को संदर्भ में राज्यों को प्रदर्शन इस प्रकार की कैटेगरी में बांटा गया है। अगर आकांक्षी जिला होगा, तो उसका स्कोर अगर उसका स्कोर 0 से 49 के बीच होगा, या 50 से कम होगा, तो उसको आकांक्षी कैटेगरी में रखा जाएगा। 50 से 64 के बीच होगा, तो उसको आपके परफॉर्मर की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर 65 से 99 तक इसका स्कोर होगा, तो उसको फ्रंट रनर की कैटेगरी में रखा जाएगा, और उसका स्कोर अगर 100 है, 100 है, तो उसको आपके अचीवर की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये क्राइटेरिया आपसे पूछ सकते हैं कि कितने क्राइटेरिया, तो ध्यान रखना 1 2 3 4 क्राइटेरिया है। अगला सवाल कह रहा है कि ये भी आपके नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था? तो इसमें आपके कोयम्बटूर भी शामिल था, चंडीगढ़ भी शामिल था, शिमला भी शामिल था, लेकिन इंदौर इसमें शामिल नहीं था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और ये डाटा आपको याद नहीं रखना, क्योंकि ये 2021-22 का पुराना डाटा हो गया है। अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ से थोड़े क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं अब। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और उसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो जो एस डी जी 6 है, ये आपके 2030 तक आपके सभी के लिए पानी की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो एस डी जी 7 है, ये आपके सभी सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। और जो एस डी जी 8 है, ये आपके ये आयु मूल्य के सतत विकास लक्ष्य जो 8 है, ये आपकी अच्छा कार्य और आर्थिक वृद्धि से संबंधित है। और एस डी जी जो 9 है, ये आपके नवाचार से संबंधित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, एसडीजी 2, एसडीजी 9 को क्रमशः दर्शाते हैं। तो जो एसडीजी 9 है ये आपके गरीबी से संबंधित है, यानी यूं बोले कि जो एसडीजी 1 है ये आपके कोई भी गरीब नहीं रहना चाहिए, गरीबी को समाप्त करना है। जो एसडीजी 2 है ये आपके भुखमरी को समाप्त करने से संबंधित है, या कोई भुखमरी नहीं रहनी चाहिए। और जो एसडीजी 9 है ये आपके उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे से संबंधित है। तो एसडीजी 1 का संबंध आपके गरीबी से है, एसडीजी 2 का संबंध आपके भुखमरी से है, और एसडीजी 9 का संबंध आपके उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे से है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो एसडीजी 1 है ये आपके गरीबी उन्मूलन या नो पॉवर्टी से है। एसडीजी 2 जो है आपके जीरो हंगर से है, भूख से मुक्ति है। और जो एसडीजी 3 है ये आपके स्वास्थ्य और खुशहाली से है। एसडीजी 4 जो है ये आपके क्वालिटी एजुकेशन से है। एसडीजी 5 जो है ये आपके जेंडर इक्वलिटी से है। और एसडीजी 6 जो है ये आपके क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से हैं। और एसडीजी 7 जो है आपके सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से हैं। और एसडीजी 8 जो है ये आपका अच्छा कार्य और आर्थिक विकास से संबंधित है। और एसडीजी 9 जो है ये आपके उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे से संबंधित है। और एसडीजी 10 जो संबंध है ये आपके असमानताओं में कमी लाने से है। और एसडीजी 11 का संबंध आपके सतत शेयर और समुदाय से संबंधित है। और एसडीजी 12 जो संबंध है आपके जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन से संबंधित है। और एसडीजी 13 जो है आपके जलवायु के अनुकूल कार्रवाई से या क्लाइमेट एक्शन से है। और एसडीजी 14 का संबंध आपके जलीय जीवन से है। और एसडीजी 15 का संबंध आपके भूमि पर जीवन से या लाइफ ऑन लैंड से संबंधित है। और एसडीजी 16 का संबंध आपकी शांति, न्याय और मजबूत संस्थाओं से संबंधित है। और एसडीजी 7 जो है आपके यूएनओ के संदर्भ में उपयुक्त सभी 17 सतत विकास लक्ष्य इसमें शामिल है। तो ये आपके सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान रख लेना। कभी भी आपसे कोई भी लक्ष्य आपसे पूछा जा सकता है। ये भी इसमें दो सूचियां दी गई और इसमें एक तरफ लक्ष्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके कौन सा लक्ष्य किस एसडीजी में आता है, तो ये आपको सही सुमेलित करना है। तो जो एसडीजी 1 है गरीबी के ये आपके गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करना है। और जो एसडीजी 3 है ये आपके स्वास्थ्य या कल्याण से संबंधित है, या यूँ बोले कि हेल्थ से संबंधित है। और जो एसडीजी 4 है ये आपके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से या क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित है। और एसडीजी 6 का संबंध आपके स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। तो इस तरह से आप इसको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। लक्ष्य एसडीजी 1 जो है ये आपकी गरीबी को समाप्त करने से संबंधित है। एसडीजी 3 का संबंध आपके स्वच्छ हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित है। और एसडीजी 4 का संबंध आपके क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित है। और एसडीजी 6 का संबंध आपके स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। ये भी आपके एक तरफ सतत विकास लक्ष्य दिए गए, दूसरे उनकी से संबंधित है। तो जो एसडीजी 10 है ये आपके जो 10वें नंबर का जो सतत विकास लक्ष्य है आपके असमानताओं में कमी लाने से है। और जो एसडीजी 13 है इसका ये आपके जलवायु क्रिया से संबंधित है, या यूँ बोले कि जलवायु क्लाइमेट एक्शन से है। और जो एसडीजी 14 है ये आपके पानी के नीचे जीवन से संबंधित है। और एसडीजी 15 है ये आपके जमीन पर जीवन से संबंधित है। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो एसडीजी 10 का जो संबंध है ये आपके असमानताओं में कमी लाने से है। एसडीजी 13 का संबंध आपके क्लाइमेट एक्शन से है। एसडीजी 14 का संबंध आपके जलीय जीवन से है। और एसडीजी 15 का संबंध आपके जमीन पर जीवन से संबंधित है। अगला सवाल कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य विशेष रूप से स्थलीय जीवन, लाइफ ऑन लैंड से केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा, पुनर्स्थापना और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। तो ये आपके एसडीजी 15 से संबंधित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने में कौन से उपाय आवश्यक है। तो जो सतत विकास लक्ष्य या एसडीजी 4 जो है ये आपके क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित है। तो अगर शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य बनाया जाए तो ये आपके जो एसडीजी 4 टारगेट को पूरा करने का प्रयास करेगा, उसके लिए आवश्यक है। और स्कूल में बुनियादी ढांचे में अगर सुधार या डिजिटल परिवर्तन को अगर अपनाया जाता है या उसको बढ़ावा दिया जाता है तो भी आपके एसडीजी 4 के लिए ये
आवश्यक उपाय माना जा सकता है। तो इसमें पहला दूसरा कथन ठीक है। कृषि कार्यक्रमों का विस्तार इसका एसडीजी 4 से कोई रिलेशन नहीं है। प्रौद्योगिकी में निवेश में वृद्धि भी आपके एसडीजी 4 से कोई इसका कनेक्शन नहीं है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शामिल है। एसडीजी 4 लक्ष्य को पूरा करने में लिए कहा गया है कि शिक्षा वित्त पोषण राष्ट्रीय निवेश प्राथमिकता के रूप में होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा को मुक्त और अनिवार्य बनाना, शिक्षकों की संख्या में वृद्धि करना और आधार विद्यालयों को बुनियादी ढांचे में सुधार करना, डिजिटल परिवर्तन को अपनाना आदि भी इसमें शामिल है। अगला सवाल कह रहा है कि आपके संधारणीय विकास के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो संधारणीय विकास लक्ष्य की जो रिपोर्ट जारी की जाती है आपके संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा वार्षिक रूप से जारी की जाती है। तो पहला कथन तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा के चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्यों के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो दूसरा कथन गलत है। ये जो रिपोर्ट है ये आपके हर 4 साल के अंतराल में जारी की जाती है, ना कि आपके हर तिमाही में। इस वजह से दूसरा कथन गलत है। तो पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन गलत है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि समृद्धि की सीमा या लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो लिमिट ऑफ ग्रोथ की जो सीमा का जो का प्रतिपादन किया गया था ये आपके क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। 1968 में 10 देशों के 30 व्यक्तियों के एक समूह जिसमें वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, मानववादी तथा प्रशासक आदि शामिल थे, रोम के एकेडमिया डी लिंसी की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में ही क्लब ऑफ रोम का विकास हुआ था। इस क्लब में ऑफ रोम के द्वारा ही द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रतिपादन किया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि मिडोज 1972 के अनुसार विश्व जनसंख्या, औद्योगिकरण, प्रदूषण, खाद्यान्न उत्पादन तथा संसाधन अपक्षय में यदि वर्तमान प्रवृत्तियां अपरिवर्तित बनी रहती है तो हमारे ग्रह पर समृद्धि की सीमाएं आ जाएगी अगले कितने सालों में। तो ये जो मिडोज के अनुसार माना जाता है कि हमारे जो 100 साल के अंतर्गत अगर इस तरह से हमारी जो प्रवृत्तियां चलती रही है, अगर अपरिवर्तित नहीं हुई, तो 100 वर्षों में ये इसकी समृद्धि परिसीमाएं आ जाएगी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। 1972 में प्रकाशित लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक के लेखकों में से एक मिडोज के अनुसार विश्व जनसंख्या प्रवृत्ति, औद्योगिकरण, प्रदूषण आदि की वर्तमान प्रवृत्तियों के यथावत जारी रहने पर अगले 100 वर्षों में समृद्धि की परिसीमा आ जाएगी। इसमें भूख और आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमों में वृद्धि होगी। और मिडोज महोदय द्वारा 2004 में इस सीमा को घटाकर 30 वर्ष कर दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरण क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध को दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है। तो पहले तो ध्यान रखना, जो पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र है ये आपके पर्यावरण क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य के संबंध को दर्शाता है। और इसका जो आकार होता है ये आपका उल्टा यू आकार का होता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। पर्यावरणिक कुजनेट्स वक्र जो है पर्यावरणिक निम्नीकरण तथा प्रति व्यक्ति के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। आर्थिक समृद्धि के प्रारंभिक चरणों में प्रदूषण, पर्यावरण पर अन्य मानवीय प्रभाव में वृद्धि हुई है, लेकिन आर्थिक समृद्धि के एक स्तर में के पश्चात यह प्रवृत्ति उलट गई है। उच्च आय स्तरों पर आर्थिक समृद्धि से पर्यावरण में सुधार प्रदर्शित हुआ है। इसका अर्थ यह है कि पर्यावरण प्रभाव और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन प्रति व्यक्ति का जीडीपी का उल्टा यू आकार का फलन है। इसमें भी कथन कारण वाला दिया गया है। कथन कह रहा है कि सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए तथा वर्तमान के विकास की भविष्य की पीढ़ियों को जरूरतों के साथ समझौता
नहीं करना चाहिए। तो कथन बिल्कुल ठीक है। जो सतत विकास होता है ये आपके वर्तमान की विकास को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान की आवश्यकताओं को, जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए इसका विकास करना चाहिए। इसको ही सतत विकास कहते हैं। कारण क्या रहा कि एजेंडा 21 विश्व के नेताओं द्वारा वर्ष 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो कारण गलत है। जो एजेंडा 21 था ये आपके 1992 में आया था रियो डी जेनेरियो में, और इसमें 1992 में सिग्नेचर करे गए थे, ना कि आपके 1995 में। इस वजह से कारण गलत है। तो इसमें तो कथन तो सही है और कारण गलत है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, ये अगला सवाल भी आपके कथन और कारण वाला। कथन कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। अगर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो वैश्विक सफलता के लिए अगर भारत अगर सफल होता है इसमें, तो इसका असर पूरे विश्व में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम बहुत बड़ी, हमारी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी है, क्योंकि पूरे विश्व की कुल आबादी का 18% हमारा हिस्सेदारी है। तो अगर किसी भी तरह का टारगेट अगर हम पूरा करते हैं तो उसका असर पूरे विश्व में देखने को मिलता है। तो कथन तो बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि भारत विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग चौथा हिस्सा निवास करता है। तो कारण बिल्कुल ठीक है। जो भारत में जो कुल जनसंख्या है ये लगभग विश्व के छठा हिस्सा के पर निवास करती है। तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, या यूं बोले कि सतत विकास लक्ष्य एसडी जो है इसको वैश्विक समष्टि के उद्देश्य से देखें, तो इसका जो अधिकांश सूचक है जैसे आपकी गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, ऊर्जा, स्वच्छता, जनसंख्या पर आधारित है। और जनसंख्या जो है भारत में बहुत ज़्यादा आबादी है। किसी भी बड़ी जनसंख्या के आधार पर देश की प्रगति सीधे सीधे वैश्विक प्रगति पर बड़ा हिस्सा निर्धारित करती है। अगला सवाल कह रहा है, इसमें भी कथन और कारण वाला दिया गया है। कथन कह रहा है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो सतत विकास पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो सतत विकास है ये मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हम भविष्य की पीढ़ियों को भी ध्यान में रखकर विकास की बात करते हैं। कारण कह रहा है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे। तो कारण बिल्कुल ठीक है। जो सतत विकास होता है ये आपके वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखा जाता है। तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल क्या, ये भी कथन कारण वाला। कथन कह रहा है कि सतत विकास की धारणा बर्टलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो कथन बिल्कुल ठीक है। जो सतत विकास की धारणा थी आपके बर्टलैंड रिपोर्ट के द्वारा इसको लोकप्रिय बनाया गया था, और ये रिपोर्ट आपकी 1987 में आई थी। इस वजह से पहला कथन तो ठीक है। कारण कह रहा है कि बर्टलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो कारण गलत है। बर्टलैंड रिपोर्ट को आपके विकास की सीमाओं के रूप में नहीं जाना जाता है। तो कथन तो ठीक है, कारण गलत है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। सतत विकास की अवधारणा का प्रारंभ वैज्ञानिक रचेल कार्सन की किताब आपके साइलेंट स्प्रिंग तथा जीव वैज्ञानिक पॉल आर एरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम से हुआ है। लेकिन इस अवधारणा का जो वास्तविक रूप से विकास हुआ ये आपके 1987 के जो बर्टलैंड कमीशन आया था उसकी जो रिपोर्ट थी हमारा साझा भविष्य या ओवर कॉमन फ्यूचर, इसमें ये प्रकाशित हुआ था। और समृद्धि की सीमाओं, विकास की सीमाओं, जो द लिमिट ऑफ ग्रोथ का जो प्रतिपादन किया था ये आपके क्लब ऑफ रोम में द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसलिए कारण गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सतत विकास शब्द अस्तित्व में आया था। तो सतत विकास शब्द जो अस्तित्व में आया था ये आपके 1980 में आया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। सतत विकास की अवधारणा बढ़ती पर्यावरण समस्याओं, जो गरीबी और असमानता के साथ आपके सामाजिक आर्थिक मुद्दों, मानवता के लिए स्वास्थ्य, भविष्य के बारे में चिंताओं के मध्य वैश्विक संबंधों को बढ़ती जागरूकता का परिणाम है। सतत विकास का मतलब है कि विकास ऐसे हैं जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरी करें। और सतत विकास शब्द पहली बार आपके 1980 में आपके अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी में पाया गया था, जिसे आपके इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा आपके वर्ल्ड वाइड फंड के समर्थन से प्रकाशित कराया गया था।
जो 28वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो जो सतत विकास या संपोषणीय विकास है, ये कहता है कि जो वर्तमान की जनसंख्या का सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए विकास करना चाहिए। तो ये आपके संपोषणीय विकास या सतत विकास है, या यूँ बोले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा, या आपका सही आंसर होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा का जो प्रारंभ होता है आपके 1962 में वैज्ञानिक रचेल कार्सन की जो किताब थी साइलेंट स्प्रिंग से आया था। फिर 1968 में आपके फॉल आर एरलिच के द्वारा भी ये किताब लिखी गई थी, जिस किताब का नाम आपका द पॉपुलेशन बम था। इसमें अब इसको प्रकाशित किया गया था। और फिर 1987 में आपके ब्रटलैंड कमीशन आया था। इसमें एक रिपोर्ट आई थी जिसका शीर्षक था हमारा साझा भविष्य। इसके साथ इसको हाईलाइट किया गया था, यूं बोल के संपोषणीय विकास की परिभाषा दी गई थी। और संपूर्ण विकास संसाधनों का उपयोग का एक आदर्श मॉडल है, जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ आपके पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। अगला सवाल कह रहा है कि इसका उद्देश्य आपके वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो सके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉपुलेशन बम नामक किताब के लेखक कौन है? तो द पॉपुलेशन बम नामक किताब के जो लेखक हैं आपके पॉल आर एरलिच है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों को वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, यह किस प्रकार की विकास कहलाएगा? तो जो सतत विकास है, ये सतत विकास का मतलब होता है कि ऐसे इस तरह का विकास हो कि वर्तमान की पीढ़ी की जरूरत पूरी हो, और जो आने वाली जो भविष्य की जो पीढ़ियाँ है उसके लिए भी संसाधन बचे रहें, या उसके लिए भी उसके विकास की बात भी हो, या उनके लिए भी संसाधनों की बात हो। तो ये आपके सतत विकास की कहलाता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सतत विकास में आपके भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर वर्तमान का विकास किया जाता है। सतत विकास संसाधनों का प्रयोग एक आदर्श मॉडल है, जो बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ आपके पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए उसका इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो। अगला सवाल कह रहा है कि संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने में को हम क्या कहते हैं? तो संसाधनों का उपयोग तथा भविष्य के लिए जो संरक्षण की जो आवश्यकता जो संतुलित करने की जो हम कहते हैं, ये इसको आपके सतत विकास कहते हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए संरक्षण की आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए आपके सतत विकास कहा जाता है, जबकि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगला सवाल कह रहा है कि धारणीय विकास भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के द्वारा स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो यह आपके धारण क्षमता से जुड़ा हुआ है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। जो धारण क्षमता या वहन क्षमता का मतलब है कि किसी विशेष संसाधन द्वारा अपने भीतर जीवों को अधिकतम संख्या को बनाए रखने की क्षमता है। अतः इसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं की पारिस्थितिक तंत्र के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर पूरा किया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि सतत विकास का आधार है। तो सतत विकास का जो आधार है, ये आपके पर्यावरणीय दृष्टिकोण से है। इस वजह से ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ये हमने देख लिया था कि 1962 में आपके रचेल कर्सन की किताब साइलेंट स्प्रिंग में भी आपके सतत विकास की बात हुई थी। फिर 1968 में जो एच एरलिच की जो किताब थी द पॉपुलेशन बम, इसमें भी सतत विकास की बात हुई थी। फिर 1987 में आपके ब्रटलैंड कमीशन आया था। इसमें जो रिपोर्ट आई थी हमारा साझा भविष्य, इसमें भी इसको प्रकाशित किया गया था, और इसमें सतत विकास की परिभाषा दी गई थी। अगला सवाल कह रहा है कि
स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो स्थायी विकास आपके जो प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी विकास से संबंधित है, या यूं बोले कि स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता को की घटना है, तो ये आपके प्राकृतिक संसाधनों की घटना है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय अभिप्राय है। तो सतत आर्थिक विकास का मतलब है कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ आपके भविष्य के आर्थिक विकास की भी बात की जाए। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। इसमें तीन कथन दिए गए और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में को कम करती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो चक्रीय अर्थव्यवस्था होती है इसमें चीज़ों को रिसाइकिल किया जाता है और ये आपकी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो चक्रीय अर्थव्यवस्था ये आपके जो पुरानी चीज़ें उसको बार बार यूज़ करते हैं और इसलिए कच्चे माल के प्रयोग को इसको कम करती है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। ये आपके अपव्यय को भी कम करती है। तो इसमें पहला दूसरा तीनों ही कथन ठीक है और जो दूसरा तीसरा कथन है ये आपके पहले कथन की व्याख्या कर रहा है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है ये अवस्थित है। तो नीम राणा का जो टिकाऊ आर्थिक विकास का जो मॉडल है ये आपका राजस्थान में देखने को मिलेगा। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। नीम राणा राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है और यहाँ पर किए गए लगभग सभी विकास के कार्य जो है आपके टिकाऊ आर्थिक विकास मॉडल पर ही आधारित है। अगला सवाल कह रहा है कि सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है, या पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब है कि सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य आपके सांस्कृतिक अखंडता, पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना। यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा पोषकीय पर्यटन हेतु 12 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया है। जैसे आपके आर्थिक व्यवहार्यता, इकोनॉमिक वेलाइटिविटी है, स्थानीय समृद्धि हो गई, लोकल प्रॉस्पेरिटी हो गई, रोजगार की गुणवत्ता हो गई, एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी हो गई है ना, सामाजिक समानता हो गई, स्थानीय नियंत्रण हो गया, सामुदायिक भलाई हो, कम्युनिटी वेलफेयर वेलफेयर हो गई, सांस्कृतिक समृद्धि हो, कल्चर रिचनेस हो गया, भौतिक अखंडता हो गई, जैविक विविधता हो गई, संसाधन दक्षता हो गई। तो आपके ध्यान में 12 लक्ष्य पर्यावरण ये आपके पोषकीय पर्यटन से संबंधित है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास के साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया था? तो भारत ने आपके जो नीली अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो टास्क फोर्स का जो निर्माण किया था ये आपके नॉर्वे के साथ किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस उस देश के सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जा सकता है? तो समाज में अगर आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर हो तो इसको आपके सोशल कैपिटलिस्ट, या यूं बोलेंगे सामाजिक पूंजी के रूप में इसको समझा जाएगा। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जो सामाजिक पूंजी का अर्थ समाज के लोगों के जो बीच होता है ये आपके परस्पर सहयोग की भावना होती है, साझा मूल्य होता है, परस्पर विश्वास होता है, साझी पहचान की भावना होती है, अंतर व्यक्तिक संबंध होते हैं और एक साझी समझ होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी के निर्माण के लिए बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा पहला कथन कहता है किसी देश के व्यक्ति का अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। तो पहला कथन गलत है। अगर मानव पूंजी का निर्माण को देखा जाए तो मानव पूंजी जो अगर व्यक्ति अधिक पूंजी का अगर संचय करेगा तो वो तभी संचय कर पाएगा जब आपके
मानव पूंजी का निर्माण हो जाएगा, तो ये संचय उसके बाद हो पाएगा, तो पहला गलत है। देश के लोगों का ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। अगर किसी देश के लोगों का ज्ञान कौशल और उसकी क्षमताओं में वृद्धि होती है तो आपके मानव कैपिटल का निर्माण होगा। तीसरा कथन कह रहा है कि गोचर धन का संचय हो पाता है, तो गोचर धन का संचय नहीं हो पाता है, बल्कि आपके अगोचर धन का संचय हो पाता है। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। दूसरा पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत, चौथा कथन सही है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। मानव पूंजी निर्माण का तात्पर्य देश के लोगों में कौशल संवर्धन और उसकी समझ और क्षमताओं के विस्तार से है। किसी देश के लोगों को सामान्य श्रमिक से एक अधिक दक्ष और कुशल व्यक्ति के रूप में रूपांतरित करने हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया को ही मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है। मानव पूंजी निर्माण से देश में अगोचर संपत्ति जैसे आपका ज्ञान हो गया, नैतिकता हो गई, बौद्धिक संपदा आदि का संचय होता है। यद्यपि मानव पूंजी निर्माण में गोचर संपत्तियां भी बढ़ती है और व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय करने पाने में समर्थ्यान भी हो जाता है, परंतु यह मानव पूंजी के निर्माण की प्रक्रिया न होकर इसका परिणाम होती है। अगला सवाल कह रहा है कि एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या की प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करना। तो अगर किसी देश के व्यक्तियों के द्वारा अधिक पूंजी संचय की जाती है तो उससे आपकी मानव पूंजी का निर्माण नहीं हो सकता है, तो पहला कथन तो गलत है। ज्ञान में वृद्धि करना, अगर किसी देश में के ज्ञान में वृद्धि की जाती है तो उसमें मानव पूंजी का निर्माण होगा, तो दूसरा कथन ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि कौशल स्तरों में वृद्धि करना, और किसी के आपकी स्किल को अगर डेवलपमेंट किया जाता है तो वो भी आपकी मानव पूंजी का निर्माण करेगा, किसी देश की मानव पूंजी का निर्माण कराएगा, तो दूसरा कथन भी ठीक है। देश के लोगों में ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को, तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। अगर किसी देश के लोगों को ज्ञान कौशल और उसकी क्षमताओं में वृद्धि की जाती है तो उसमें उस देश में आपके मानव पूंजी का निर्माण हो सकता है। तो इसमें पहला कथन तो गलत है, दूसरा तीसरा चौथा कथन सही है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी इसमें तीनों ये कथन नहीं दिए गए हैं। तो इसमें इसमें जो इसको अपने हिसाब से देख लेना, जिसमें तीन कथन तो ठीक है लेकिन पहला कथन गलत है। इस और इन्होंने इसमें आंसर फोर को दिया है, क्योंकि इसमें आपके ज्ञान कौशल और क्षमताओं को इसमें दिखाया जाता है, तो ज्ञान भी यहाँ भी है, कौशल यहाँ भी है। तो अगर इन सब में वृद्धि होती है तो किसी देश के मानव पूंजी का निर्माण हो सकता है। शिक्षा में निवेश शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी में परिवर्तित करता है। इस प्रकार मानव पूंजी बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक अर्जित योग्यता और समझबूझ किए किए गए निवेशगत निर्णयों का परिणाम है जो भविष्य में आय स्रोतों से वृद्धि की अपेक्षा किए जाते हैं। शिक्षा में निवेश कार्यस्थल प्रशिक्षण स्वास्थ्य प्रवसन सूचना मानव पूंजी के निर्माण के स्रोत है। अगला सवाल कह रहा है कि कौशल विकास योजना बढ़ाती है, तो कौशल विकास योजना जो बढ़ाती है आपके मानव पूंजी को बढ़ाती है, इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। कुशल सेहतमंद सुशिक्षित नागरिक ही किसी देश के विकास की कुंजी होते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी की भूमिका के बारे में अर्थशास्त्री गैरी बेगर ने कहा था कि मानव पूंजी का आशय दक्षता शिक्षा स्वास्थ्य लोगों के प्रशिक्षण से है। यह पूंजी यह पूंजी है क्योंकि ये दक्षताएं लंबे समय तक हमारा अंग उसी तरह बनी रहेगी जैसे कोई मशीन संयंत्र फैक्ट्री उत्पादन का हिस्सा बने रहते हैं। वर्तमान में भारत के युवाओं का देश है, जहां लगभग 62.5% की जनसंख्या आपकी कार्यशील जनसंख्या है, और देश के विकास में इस युवा शक्ति का अहम योगदान है। देखते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी, और ये शुरुआत आपके 2015 में शुरू की गई थी। और इस योजना के माध्यम से आपके युवाओं को आपके कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालता है। तो शिक्षा जो है ये आपके मानव पूंजी के निर्माण में प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। प्रशिक्षण भी आपके मानव पूंजी के ऊपर डायरेक्ट असर डालता है। चिकित्सीय देखभाल भी आपके मानव पूंजी के निर्माण में डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। लेकिन सिंचाई का प्रभाव आपके मानव पूंजी के निर्माण में डायरेक्ट असर नहीं होता है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। शिक्षा में निवेश मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त आपके स्वास्थ्य में निवेश कार्य के दौरान प्रशिक्षण प्रबंधन सूचना आदि मानव पूंजी के निर्माण के अन्य स्रोत है।
अगला सवाल कह रहा है कि ये भी आपके कथन और कारण वाला कह रहा है। कथन कह रहा है कि मानव पूंजी में निवेश के लिए भविष्य में लाभ मिलता है। तो कथन बिल्कुल ठीक है, मानव पूंजी में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ये भविष्य में आपको लाभ देता है। कारण कह रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। तो कारण बिल्कुल ठीक है, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ये आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है। तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। मानव पूंजी आपके मानव पूंजी में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास आदि पर किया गया व्यय व्यक्ति के उत्पादन क्षमता, आजीवन आय और रोजगार के अवसरों को बढ़ाता है। और ये आपके भविष्य में यानी यूं बोले कि दीर्घकाल में उच्च आय, बेहतर रोजगार और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के रूप को ये प्राप्त करता है। क्योंकि शिक्षा ज्ञान कौशल और संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ाती है, और स्वास्थ्य बेहतर से शारीरिक और मानसिक रूप से भी आदमी मजबूत होता है। अगला सवाल कह रहा है कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्र अग्रसारित करता है। तो मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग जो है ये आपके संसाधनों को समुचित का प्रयोग करता है। उत्पादकता में वृद्धि होती है, कुशलता में विकास होता है। तो इसमें सारे ही ऑप्शन ठीक है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन था। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में जो पहले स्थान पर था ये आपका सिंगापुर था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है कि अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास किया जाए, कृषि को पुनरुद्धार किया जाए, और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं को की आधिकारिक उपलब्धता करी जाए। तभी आपके समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो इसमें सारे ही जो ऑप्शन है ये आपके सही है, तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित निम्न में से किस एक में समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है। तो अगर कृषि का विकास किया जाए तो आपके समावेशित विकास को बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीणों का विकास किया जाए तो आपके ये समावेशी विकास की कह सकते हैं। कृषकों को पर्याप्त साख सुविधाएं दी जाए तो ये भी आपके समावेशी विकास का सहायक हो सकता है। लेकिन राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से आपके समावेशी विकास से कोई ताल्लुकात नहीं है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ की समग्रता के साथ विकास की बहुआयामी अवधारणा है। इसमें बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को बेहतर अवसरों उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके साथ गरीबी को कम किया जाना इसका प्रमुख आयाम है। केवल राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से समावेशी विकास बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। पहला कथन कह रहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना ये आपके समावेशी शासन का अंग नहीं है। तो पहला कथन तो गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना। तो ये आपका समावेशी शासन का अंग है। जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना भी आपके समावेशी शासन का अंग है। दोपहर का भोजन योजना को सशक्तिकरण करना ये भी आपके समावेशी शासन का अंग है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। समावेशी शासन से तात्पर्य है कि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शासन के द्वारा प्रदत्त सुविधाएं प्रदान की जाए। सभी जिलों में आपके प्रभावशाली जिला समितियों की स्थापना करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय को बढ़ोतरी करना, मध्य मध्य भोजन योजना को सशक्तिकरण प्रदान करना आदि समावेशी शासन के अंग है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करने समावेशी शासन का भाग नहीं माना जा सकता है। अगला सवाल कह रहा है कि सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन से कार्य सहायक साबित हो सकते हैं। तो अगर स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर प्रोत्साहन कर दिया जाता है तो ये आपके गवर्नमेंट की जो समावेशिता है उसको बढ़ाने का काम करेगी। तो पहला कथन ठीक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को अगर प्रोत्साहन किया जाए तो भी आपके समावेशित विकास को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा कथन भी ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू
कर दिया जाता है तो भी आपके समावेशिता में वृद्धि हो सकती है। तो ये तीनों ही कथन आपके समावेशिता की वृद्धि में सहायक हो सकते हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। समावेशी वृद्धि से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों तक सभी संसाधनों को लाभ के समान रूप से पहुंचाने से है। विशेषकर इसका उद्देश्य निम्न वर्ग पर विशेष ध्यान देकर समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य आर्थिक सामाजिक विषमताओं को कम करना है। सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित देना प्रत्यक्ष रूप से सहायक हो सकते हैं। वहीं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लागू होने से वंचित तबकों के बच्चों को शिक्षा ग्रहण कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है और तदनुसार समावेशी वृद्धि में कुपोषित करेंगे। और इस चैप्टर का जो अंतिम सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था। तो ये आपके 2011-12 का जो आर्थिक सर्वेक्षण था, इसमें पहली बार आपके धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन के नवीन अध्याय को जोड़ा गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। 2011-12 में आर्थिक सर्वेक्षण की पहली बार आपके धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन के नाम नवीन अध्याय को जोड़ा गया था। तो ये आपके घटना चक्र का जो तीसरा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। और इससे आगे हम जो घटना चक्र का जो चौथा चैप्टर है कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र को देखने की कोशिश करेंगे।